हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। साथ में सवालों का अभ्यास भी कर रहे होंगे। हमने बच्चों वेक्टर के अंदर वेक्टर एडिशन लॉज सभी पढ़ लिए थे। उस पर बेस क्वेश्चंस की भी बात कर ली गई थी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस क्वेश्चन किए, लॉ ऑफ ट्राइंगल पर बेस क्वेश्चन किए, लॉ ऑफ पॉलीगन पर बेस क्वेश्चन किए। और अब बात करते हैं आज वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बच्चों। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पहले अपन ग्राफिकल व्यू की बात कर लेते हैं बच्चों। ग्राफिकल व्यू से अपने को चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। मान लो कि कोई दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं बच्चों। मैंने क्या दिया आपको कि यार ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर है। छोटा सा बी वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड ले लिया और आपसे कहा गया कि यार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कैलकुलेट करके दिखाइए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कैलकुलेट कीजिए। पर हमें मालूम बच्चों कि जैसे एडिशन का तो रूल था कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर कॉन्साइड कर दीजिए और फिर फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ रिजल्टेंट को ड्रॉ कर दीजिए। पर ऐसा सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन जब भी किया जाता है हमेशा वेक्टर एडिशन की हेल्प से ही किया जाता है। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार बच्चों, ए वेक्टर के अंदर मैंने ऐड किया है माइनस बी वेक्टर को, बात तो एक ही होगी। और एडिशन करना में आता है, पर हमें मालूम है कि हमें ऐड करना है ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को। माइनस बी वेक्टर मतलब बी का नेगेटिव, और बी का नेगेटिव क्या होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल हो पर डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो फर्स्ट वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, ये लीजिए ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया अपन ने। बी वेक्टर का नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा बच्चों, तो ये बी वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ कर दिया। और रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड की तरफ, ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया है बच्चों। ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। हो सकता है बच्चों कि आपको इसका उल्टा करना पड़े। मान लो ये दो गिवन वेक्टर्स हैं और आपसे कहा जाए कि यार बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को कैलकुलेट कीजिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे यार बच्चों कि बी वेक्टर के अंदर हमें ऐड करना होगा नेगेटिव ए वेक्टर को, यानी हमारा ये फर्स्ट वेक्टर होगा, अब ये सेकंड वेक्टर होगा। फर्स्ट वेक्टर बी वेक्टर जो वर्टिकली अपवर्ड है, ए वेक्टर का नेगेटिव उसके अपोजिट में होगा। तो बी वेक्टर एज इट इज आप ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए कर दिया बी वेक्टर। और अब इसके हेड पर लगाना होगा नेगेटिव ए वेक्टर की टेल को। ए वेक्टर है अपना राइट साइड पर, तो उसका नेगेटिव बनेगा लेफ्ट साइड पर। तो आपने यहां पर बच्चों इसका नेगेटिव ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए। और रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ किया आपने, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और ये रिजल्टेंट आर डैश आया मान लीजिए। तो ये बनेगा बच्चों बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का रिजल्टेंट। अब जरा इस रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट को देखो ध्यान से। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा तो ये भी है बच्चों, पर इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है, तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट में है। इसका मतलब है फ्रॉम फिगर में यहां पर लिख सकता हूं आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आर डैश वेक्टर। इसका मतलब है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू बराबर नहीं होगी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की। इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब बताया था बच्चों मैंने आपको कि ऐड करने पर रिजल्टेंट इफेक्टेड नहीं होता है, पर यहां सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करने से रिजल्टेंट इफेक्टेड होता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यहां से काम की बात मिल गई आपको कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता बच्चों। चलिए आते हैं अब आगे अगले वाले इस कंसेप्ट पर। इसी का अब रिजल्टेंट निकालना हो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इधर।
अगर दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो सिंपल बच्चों एडिशन वाला फॉर्मूला आपको पता होगा यार, वही फॉर्मूला है। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस एडिशन वाले में प्लस 2ab cos थीटा आता है, सब्ट्रैक्शन वाले में -2ab cos थीटा हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, एडिशन वाले में प्लस, सब्ट्रैक्शन वाले में माइनस। ab cos थीटा वाली टर्म जो होगी उसके आगे माइनस लगा देना है। डायरेक्शन अगर चाहिए बच्चों इसकी, तो tan अल्फा बराबर वहां आपने लिखा था बच्चों b sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, सॉरी, q sin थीटा अपॉन q प्लस p sin थीटा। इस प्रकार से अपन ने लिखा था उसका फॉर्मूला, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, ये भी q वेक्टर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये tan अल्फा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, तो मतलब कि a प्लस b cos थीटा आ जाएगा। एडिशन वाले में प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन वाले में यहाँ माइनस कर दीजिएगा बच्चों, बस इतना सा डिफरेंस। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और इसकी स्पेशल बात जो है वो अपने को स्पेशल नोट के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। क्या स्पेशल बात है इसकी, कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और किसी एंगल पर काम कर रहे हैं बच्चों, दो वेक्टर हों इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ये मान लीजिए कि जैसे ये एक वेक्टर है बच्चों p वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मान लो a है, ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास q वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड a है, किसी एंगल पर काम कर रहे हैं, तो इनके सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन का, यानी कि p वेक्टर माइनस q वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो जवाब आता है बच्चों 2a sin थीटा बाई 2। ये आपको हमेशा याद रखना है। दो इक्वल वेक्टर के मैग्नीट्यूड, मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर किसी एंगल पर काम कर रहे हो तो उनके सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2a sin थीटा बाई 2 के बराबर होता है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो इस प्रकार के बनते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को मिलाकर हमारे पास सवाल बना करते हैं। देखिए सवाल आपको बताता हूं कैसे आपको दिया जाता है। सवाल देखिएगा, सवाल आपको दे दिया गिवन दैट करके, मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू √3, देन वैल्यू ऑफ a कैप माइनस b कैप के मॉड की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको निकाल कर देना है। अब ध्यान से देखो तो यहां पर आपको a कैप प्लस b कैप, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, दोनों ही यूनिट वेक्टर है बच्चों, और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, यानी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हुए, और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का अगर एडिशन हो रहा है तो रिजल्टेंट बनता है 2a cos थीटा बाई 2। ये गिवन है, ये फाइंड करना है, तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो यार बच्चों, 2a cos थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू आपको √3 दे रखी है, a की जगह पर 1 आ जाएगा, cos थीटा बाई 2, इस 2 को इधर ले जाइए तो cos थीटा बाई 2 की वैल्यू जो बनेगी बच्चों √3 बाई 2 बनेगी। अब मुझे मालूम है कि cos 30 डिग्री अगर यहां होता तो उसकी वैल्यू √3 बाई 2 बनती, इसका मतलब थीटा बाई 2 जो होगा वो 30 डिग्री का बनेगा बच्चों। तो यहां से आप थीटा को कैलकुलेट कर लिया आपने, 60 डिग्री आ गया, थीटा को कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे मालूम है कि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के बीच का यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अभी अभी आपको बताया 2a sin थीटा बाई 2 होता है बच्चों।
तो एक ही जगह पर 1 पुट कर दिया, थीटा बाई 2 की जगह पर 30 डिग्री लिख दिया आपने। थीटा बाई 2 की वैल्यू 30 डिग्री था अपने पास, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है बच्चों। 2 इंटू 1 इंटू हाफ, 2 से 2 को उड़ा दीजिएगा, 1 हमारा आंसर बनेगा बच्चों। सवाल ऐसा भी हो सकता है, कैसा देखिए आप इधर। मान लो आपको दे दिया कि ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड जो है वो 8/3 है, 8/3 है। तो इनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बोले सर 8/3, अब एंगल कैसे? कुछ नहीं यार, इसका एडिशन का अपने को मालूम ही है, 2a cos θ/2 होता ही है। 8/3, 2 से 8 को 4 बार काट दिया, a की वैल्यू तो 1 है, तो cos θ/2 की वैल्यू आपको मिल गई 4/3 के बराबर। सॉरी, इसको आप 8/5 कर लो, यहां पर भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि θ/2 की वैल्यू क्या लिखोगे यहां से? θ/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/3। तो मैं मालूम बच्चों कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहां पर आप एंगल θ/2 बनाओ, बेस की जगह पर 4 लिख दो, हाइपोटेनस की जगह 5 लिख दो, तो परपेंडिकुलर की जगह 3 आएगा, तो θ/2 जो आएगा बच्चों यहां से 5-4 साइड के बीच का एंगल 37 डिग्री होता है। तो θ/2 आ गया बच्चों अपने पास 37 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो a कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड 2a sin θ/2 होता है। इसकी जगह 1 हो गया। साइन θ/2 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5 लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर। तो यहां आ गया 3/5, तो जवाब हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी सवाल अगर आया तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार सीबीएसई के अंदर सवाल पूछा गया, मतलब सीबीएसई मतलब नीट एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछा गया बच्चों। सवाल कैसा था? थोड़ा सा घुमा कर दे दिया बस, और कुछ नहीं है। सवाल क्या था ये देखें आप इधर। बोला बच्चों कि एक रॉड है एल लेंथ की, उसके एक एंड के अबाउट आप उसको थीटा एंगल पर रोटेट कर देते हैं। ये लीजिए साहब कर दिया, लेंथ तो अभी भी वही रहेगी ना, एल ही अपने पास में। तो पूछता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द टिप ऑफ द रॉड। तो रॉड का इनिशियल टिप जो है वो यहां पर है बच्चों, और फाइनल टिप यहां पर आ गई। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा इसका, रॉड की लेंथ का। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा रॉड की लेंथ का, और चेंज जो दिख रहा है वो ए से लेकर बी तक का यहां दिख रहा है आपको। यही हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा, यानी डेल्टा आर वेक्टर होगा। इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया गया बच्चों अपने से। तो ध्यान से देखो यार कि लॉ ऑफ ट्राइंगल अगर लगाते हो तो ओ ए और ए बी दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, मतलब रेगुलर ऑर्डर में है, और ओ बी अपोजिट ऑर्डर के अंदर है। तो फ्रॉम ट्राइंगल रूल अगर देखोगे आप, तो लिखोगे आप यहां पर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बराबर ओ बी वेक्टर बताओ। तो ओ ए वेक्टर की जगह पर आर इनिशियल, यहां पर डेल्टा आर वेक्टर, और यहां पर आर फाइनल। तो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू बनेगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। पर डायग्राम बता रहा है कि आर इनिशियल का जितना मैग्नीट्यूड है, आर फाइनल का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है बच्चों, एल के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और उनके बीच का क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्शन। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का सब्ट्रैक्शन 2a sin θ/2 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया बच्चों, तो यहां पर 2l sin θ/2 हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन वाले सवाल बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अपन। अब सब्ट्रैक्शन के बाद अब आता है बच्चों रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन या कहो कंपोनेंट
वेक्टर। अब दिमाग में यह प्रश्न जरूर उठता है कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी। दिमाग में तो बच्चों के आता है सवाल कि रिजॉल्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ध्यान से देखो बच्चों, अपने पास तीन तरीके की तो एक्सिस डायरेक्शन होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तो है बच्चों एक्सिस डायरेक्शन। बाकी और होती है बच्चों अपने पास में छह तरीके की नेचुरल डायरेक्शन। हमारे फेस के सामने होता है नॉर्थ, पीछे होता है साउथ, राइट साइड पर होता है बच्चों ईस्ट, लेफ्ट साइड पर होता है वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। हम ये इन जनरल डायरेक्शंस को कंसीडर करके चलते हैं बच्चों। अब इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर से, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज द डायरेक्शन। एक्स एक्सिस को हम प्लस आई कैप से शो करते हैं, वाई डायरेक्शन को प्लस जे कैप से शो करते हैं, और जेड डायरेक्शन को प्लस के कैप से शो करते हैं। जैसे यहां ईस्ट को आप प्लस आई कैप से शो करते हो तो वेस्ट को माइनस आई कैप से शो करते हो, नॉर्थ को प्लस जे कैप से शो करते हो तो साउथ को माइनस जे कैप से शो करते हो, अपवर्ड को प्लस के कैप से, डाउनवर्ड को माइनस के कैप से शो करते हो। अगर कोई भी वेक्टर इन डायरेक्शंस के अलोंग है तब तो आप उसको बड़े प्यार से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूं मैं आपसे कि वेलोसिटी ऑफ a moving particle along east direction is 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऐसा मैंने बोल दिया तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, v वेक्टर इज इक्वल टू, या तो लिखोगे आप 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। पर हमें मालूम है कि इस डायरेक्शन को हम प्लस आई कैप से शो करते हैं, तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी वेक्टर इक्वल्स टू 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। 10 उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप उसकी डायरेक्शन है, और मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट है। ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन के अलोंग अगर है तो आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर्स उन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। पर प्रॉब्लम कहां होती है कि जब बॉडी ना तो एक्स में हो ना वाई में हो, उनके बीच में कहीं पर अगर होती है। जैसे अब आप आगे देखें, मान लो जैसे कि एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस मान लिया बच्चों, ये वाई एक्सिस मान लिया, ये ओरिजिन, और कोई एक वेक्टर यहां पर दे दिया मैंने, ये ए वेक्टर। अब ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कोई एक एंगल बना रहा है थीटा, और आपसे कहा कि इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों, क्योंकि ना तो ये एक्स डायरेक्शन में ना ये वाई डायरेक्शन में है, उनके बीच में कहीं पर है। तो जब इंक्लाइंड पोजीशन पर कोई वेक्टर अगर मिलेगा तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, उसको कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चों। अब कंपोनेंट का मतलब होता है बच्चों प्रोजेक्शन लेना। तो मैंने क्या किया, ये ओ से लेकर पी तक है, यहां ध्यान से देखो, ओ से लेकर पी तक है ए वेक्टर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन एक्स एक्सिस। ये मान लो एम पॉइंट पर मुझे मिला, तो ओ से लेकर एम तक मुझे मिला है, इसका एक पार्ट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसको मैं लिखूंगा ए एक्स, यानी ए का ही एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन वाई एक्सिस, तो ये ए का दूसरा पार्ट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। इन दोनों कंपोनेंट को कहा जाता है बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है इनको, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इस एक बनने वाले रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगल के अंदर तो आमने सामने वाली साइड बराबर होती है बच्चों। अगर ये ए वाई है तो पक्की बात है ये भी ए वाई होगा। अब ध्यान से देखो तो ए एक्स के अंदर ए वाई को ऐड किया गया है, क्योंकि इसके हेड पर इसकी टेल को लगाया गया है,
तो जो रिजल्टेंट बना बच्चों वो ए वेक्टर बना। तो यहां से आप लिख सकते हो यार ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स जो कि आई कैप में है, उसमें ऐड किया हो ए वाई जे कैप डायरेक्शन वाले को, ये आ गया इसका वेक्टर फॉर्म। पर मुझे अब इसकी वैल्यू भी चाहिए कि भाई ए एक्स कितना और ए वाई कितना। तो ध्यान से देखो, आपको इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही है भाई कि ए के बराबर है। अब मुझे ये ए एक्स की वैल्यू पता करनी है और ए वाई की वैल्यू पता करनी है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा बच्चों आपको, तो मैं लिख सकता हूं यहां इन ट्राइंगल ओ एम पी, इसमें देखें अगर अपन तो कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की जगह पर है ए एक्स और हाइपोटेनियस की जगह पर है ए। बेस की जगह पर कौन है ए एक्स, हाइपोटेनियस की जगह कौन है ए। तो यहां से आप ए एक्स की वैल्यू को जब निकालेंगे तो क्या आएगा ए कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली अगर आप यहां पर साइन थीटा को कैलकुलेट करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पर है बच्चों ए वाई, हाइपोटेनियस पर है ए, तो यहां से आप ए वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो ए साइन थीटा। तब आपके पास ए एक्स भी तैयार है, ए वाई भी तैयार। अगर उसको उठाकर आपने यहां रख दिया तो ये बना बच्चों ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये लीजिए वेक्टर फॉर्म के अंदर वैल्यू तैयार होगी बच्चों। कुल मिलाकर आपको यह देखना है कि गिवन वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर इंक्लाइंड पोजीशन पर है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्वाड्रेंट थ्योरी कहती है हमारी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर कोई एक वेक्टर इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है तो इसका एक कंपोनेंट ए एक्स पर जाएगा, दूसरा ए वाई पर जाएगा, क्योंकि वो क्वाड्रेंट इन दोनों एक्सिस से मिलकर ही बना है। अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक कंपोनेंट माइनस एक्स पर जाएगा, दूसरा प्लस वाई पर जाएगा, क्योंकि वो जिस क्वाड्रेंट के अंदर है वो क्वाड्रेंट केवल दो एक्सिस से मिलकर ही बन सकता है। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका दोनों कंपोनेंट जो होंगे, एक नेगेटिव एक्स पर जाएगा, एक नेगेटिव वाई पर जाएगा, और अगर फोर्थ पर होगा तो एक प्लस एक्स पर होगा और एक माइनस वाई पर होगा। बड़े आसानी से आप कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो, और उस वेक्टर का जिस एक्सिस से एंगल बन रहा होगा उस एक्सिस पर कंपोनेंट कॉस का ही बनेगा हमेशा। जैसे यहां एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है तो ये कॉस का बना, ये साइन का बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बात। देखिए, आप मान लो कि आपसे कहा जाए कि यार बच्चों ये किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है मान लो, और कहा आपसे कि यार ये अल्फा एंगल पर है वर्टिकल से, तो इसको वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो अब क्या करेंगे, टेल पर जाएंगे और एक्सिस प्लॉट कर देंगे। टेल पर चले जाओ, एक्सिस प्लॉट कर दो, अपने आप आपको पता चल जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स पर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव वाई पर जाएगा, और वाई वाले एक्सिस से अल्फा एंगल बन रहा है तो इसका कंपोनेंट वी कॉस अल्फा इधर होगा और ये वी साइन अल्फा होगा। जिधर से एंगल बन रहा होगा वो कॉस का होगा और दूसरा वाला साइन का होगा। अब इस वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए, इस डायरेक्शन के अंदर माइनस वी साइन अल्फा आई कैप, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनस वी कॉस अल्फा जी कैप। ये लीजिए वेक्टर फॉर्म में तैयार हो गया। मान लो आपके पास ऐसे कोई फोर्स लग रहा है और कह दिया आपसे कि यहां जो एंगल बन रहा है वो ये वाला फाई एंगल है। अब मुझे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए एंगल उसने हेड पर बना कर दे दिया, आप कंफ्यूज मत होना, आप टेल पर ही जाइए और वहां एक्सिस प्लॉट कर दीजिए। अब ये एंगल फाई है तो अल्टरनेट एंगल ये फाई ही बनेगा, और दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट एफ एक्स इधर जाएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट एफ वाई इधर जाएगा। एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस फाई बनेगा और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन फाई बनेगा। बस अब लिख दो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। वो पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो एफ कॉस फाई आई कैप, ये नेगेटिव वाई की तरफ है तो माइनस एफ साइन फाई
जे कैप, ऐसे आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए बच्चों, इसके बाद अब आता है बच्चों इसी के अंदर डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट। डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट को भी देख लीजिएगा, जो 3 डायमेंशनल वेक्टर के अंदर आता है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मान लो ये एक वेक्टर है, तो आपने पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन एक्स वाई प्लेन। कोशिश कर रहा हूं 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की। हाँ जी, ये एक वेक्टर है जिसका मान लिया मैंने एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है बीटा और जेड एक्सिस से एंगल बन रहा है गामा। और अब ये भी आपने सीखा था बच्चों कि जिस एक्सिस से एंगल बनता है, जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस एक्सिस पर कंपोनेंट हमेशा कॉस का ही होता है। तो यहां पर तीनों एक्सिस से एंगल बन रहे हैं हमारे, तो एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा है और जेड एक्सिस से एंगल गामा है। तो इस ए वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट जो बनेगा बच्चों वो ए कॉस अल्फा बनेगा, ए वाई जो बनेगा वो ए कॉस बीटा बनेगा और ए जेड जो बनेगा वो ए कॉस गामा बनेगा बच्चों। ये तो है कंपोनेंट्स, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। पर यहां से आप कुछ डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस की वैल्यूज निकाल दीजिए। तो यहां से कॉस अल्फा जब आप निकालोगे तो ये बनेगा बताओ ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए का मतलब ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर। कॉस बीटा जब बीटा से निकालोगे यहां से तो आपको मिलेगा ए वाई अपॉन ए यानी ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर। और कॉस गामा का मतलब होगा ए जेड अपॉन ए यानी कि ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर। ये कहलाएंगे बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और इन सभी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर आपने ऐड कर दिया बच्चों तो आपको हमेशा मिलता है 1। ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन होता है। इन सभी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा 1 के बराबर हमेशा। अब क्या है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस आपको तो वेक्टर देगा सवाल के अंदर सीधे सीधे। कैसे? एग्जाम्पल से बात को सिखाता हूं, सीखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मान लो आपको दे दिया जाए गिवन दैट कि ए वेक्टर की वैल्यू अपने पास में आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k और आपसे कहा फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब क्या करेंगे? आपको अब ये फॉर्मूले याद नहीं है यार, तो क्या करना पड़ेगा? सुन लीजिए ध्यान से, कुछ मत कीजिए आप, आसान सा तरीका बताते हूं। जब भी कभी आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी हो, जिस भी वेक्टर की निकालनी हो, आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तैयार कर देना है बच्चों। क्या तैयार कर देना है? यूनिट वेक्टर। जैसे इसका यूनिट वेक्टर जब आप तैयार करोगे तो क्या होगा? ए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो ए वेक्टर तो आपको दे ही रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका 1, इसका भी 1, इसका 2, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2k डिवाइडेड बाय, नीचे देखो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा बच्चों।
यानी ए कैप की वैल्यू हो गई 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस √2/2 यानी 1/√2 के कैप। ये यूनिट वेक्टर आया। इस यूनिट वेक्टर में जो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप होता है वही कॉस अल्फा होता है, ये कॉस बीटा होता है बच्चों, और ये कॉस गामा होता है। यानी आपको कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई है बच्चों 1/2, तो यहां से आप अल्फा बता सकते हो 60 डिग्री है। यानी इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। यहां से अगर बीटा देखोगे बच्चों कॉस बीटा, तो वो भी 1/2 है, तो बीटा भी मिलेगा 60 डिग्री का एंगल। और कॉस गामा देखोगे तो 1/√2 है बच्चों, तो इसका मतलब गामा मिलेगा 45 डिग्री का एंगल। ये एंगल भी निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल दिए। और मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके सम कर दो, यानी आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर करोगे तो क्या मिलता है देखते हैं। चलिए, कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ का स्क्वायर 1/4, कॉस बीटा की वैल्यू भी हाफ, उसका स्क्वायर 1/4, कॉस गामा की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/2। 4 ले लो एलसीएम, 1 + 1 + 2, 4/4 = 1। मैंने कहा था आपसे कि सभी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 आएगा। अगर 1 आया तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन कोसाइंस बिल्कुल करेक्ट है, और अगर 1 नहीं आता है तो इसका मतलब है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो चेक कर लीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन करेक्ट क्या होगी, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की डायरेक्शन कोसाइंस ना पूछ के डायरेक्शन साइंस पूछ लेता है। तो कॉस अगर है तो कॉस को साइन बदलना आपको आता है। जैसे कॉस अल्फा अगर है, मान लो अब साइन अल्फा निकालना पड़ जाए तो आप √1 - कॉस स्क्वायर अल्फा कर दीजिएगा। अगर आपको साइन बीटा निकालना पड़ जाए तो √1 - कॉस स्क्वायर बीटा कर दीजिए। गामा निकालना पड़े तो √1 - साइन स्क्वायर गामा कर दीजिएगा। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट भी हुआ बच्चों, यानी कि कंपोनेंट का कंसेप्ट भी हुआ। अब बसता है इसके अंदर से प्रोडक्ट, वो हम अगली क्लास के अंदर पूरा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।